प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिससे वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या देखते हैं? वस्तु को देखते हैं। जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रकाश आता है, तब हम लोग वस्तु को देखते हैं। इसलिए है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब अगला है प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जो चीज़ से प्रकाश निकलता है या ये कोई चीज़ है जिससे प्रकाश निकल रहा है तो क्या हो गया? ये हो गया प्रकाश स्रोत, जिससे प्रकाश हमको निकल रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहा है, प्रकाश स्रोत। इससे प्रकाश निकल रहा है इसलिए प्रकाश स्रोत हो गया। जिससे भी प्रकाश निकले, टॉर्च से निकलता है प्रकाश, ठीक है। उसके बाद बॉल से प्रकाश निकलता है, सूरज से प्रकाश निकलता है, ठीक है। अनेक प्रकार से जिससे भी प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसका इंग्लिश में प्रकाश स्रोत को लाइट सोर्स कहते हैं। आप कहते हैं प्रदीप्त वस्तुओं की ओर, लेमिनस ऑब्जेक्ट्स। प्रदीप्त वस्तु जो होता है वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करता है या उत्सर्जित करता है, ठीक है। और प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहलाते हैं, यानी कि प्रदीप्त 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 कहलाता है या वो दीप्तिमान वस्तु कहलाता है। जैसे कि सूर्य, सूर्य से क्या है? प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है सूर्य से, ठीक है। प्रकाश से सूर्य निकल रहा है। जिससे भी प्रकाश उत्सर्जित होता है वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जलती मोमबत्ती, मोमबत्ती है वहाँ उसके ऊपर भी जो उससे भी प्रकाश निकलता है जिससे हम लोग देख पाते हैं। जिससे भी प्रकाश निकलता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अगला, तो अब है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे कि टेबल, टेबल हो गया, टेबल हो गया, ये टेबल हो गया, ठीक है। ये टेबल, इससे क्या होता है? प्रकाश नहीं निकलता है, इससे प्रकाश नहीं निकलता है, इससे प्रकाश नहीं निकलता। और क्या इसका उदाहरण? कुर्सी, कुर्सी हो गया, ठीक है। कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है। कुर्सी हो गया। इससे भी प्रकाश क्या होता है? नहीं निकलता है, इससे भी प्रकाश नहीं होता है। जिससे प्रकाश नहीं निकलता है वो अप्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकलता है वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं परिकर्णन की। परिकर्णन जब सक्षम कण, यानी कि जब सक्षम कण पर उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा आवेशित हो जाती है, यानी कि गंदा हो जाता है, फिर उसे चारों ओर क्या करता है? वो फैला देता है, यानी कि विकसित करते हैं। और इस प्रक्रिया को परिकर्णन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब सक्षम कण पर पड़ता है तो वह कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ऊर्जा को आवेशित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिकर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकर्णन कहते हैं। अब है प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश किरण एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कि एक सीधी रेखा पर चलने वाली किरण को ही प्रकाश कहते हैं। एक सीधी रेखा जो गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब है प्रकाश का किरण पुंज, तो प्रकाश की किरण पुंज यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। इतने ढेर सारे किरण पुंज हैं, इस सब का समूह जो है इसको ही किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आप बात करते हैं तो प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो अपसारी जो होता है, अपसारी किरण पुंज, तो इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है। अपसारी में एक बिंदु स्रोत से, ये बिंदु स्रोत है, यहाँ से किरण फैलता चला जा रहा है, ये क्या हो गया? अपसारी हो गया। क्या हो गया? ये अपसारी हो गया। एक बिंदु स्रोत से फैलता चला जा रहा है, यही क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज हो गया। यानी कि एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई जा रही है किरण, वही अपसारी किरण पुंज कहलाता है। अब बात करते हैं आगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज होता है वो
एक दूसरे के समांतर होता है उसी को समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि एक दूसरे के ही समांतर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर ये किरणपुंज जा रहा है, क्या जा रहा है, एक दूसरे के समांतर एक ही तल में जा रहा है सब, इसीलिए ये समांतर किरणपुंज है। अब सारी किरणपुंज में एक बिंदु स्रोत पर आकर किरण मिलती है, एक बिंदु स्रोत पर क्या होती है, किरण मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे आ रहा है किरण, किरण आ रहा है, 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 ये क्या हो रहा है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलता है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलता है, उसी को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अब बात करते हैं पारदर्शी। तो पारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ है जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पदार्थ वह संघ यानी कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर लेता है उसे पारदर्शी कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच, कांच से किरण पार जा सकता है, पानी से पार जा सकता है प्रकाश। अब बात करते हैं, अब है पारभासी। तो पारभासी किसे कहते हैं, तो पारभासी वह पदार्थ है जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश एक छोटे से भाग जाए, या इतना बड़ा है, एक छोटा सा भाग से जब प्रकाश जाता है तो उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। अपारदर्शी, अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी यानी कि कोई पदार्थ है इससे प्रकाश नहीं जा रहा है, प्रकाश नहीं जा रहा है, प्रकाश नहीं जा रहा है, प्रकाश नहीं जा रहा, जिससे प्रकाश नहीं जाए उसी को क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। 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 जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, इस सब से प्रकाश पार नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं प्रकाश के परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का जो परावर्तन है कौन से किसे कहते हैं, तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, कोई वस्तु है और यहाँ से जा रहा है प्रकाश, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, यहाँ गया और यहाँ से टकरा के लौटने को, यहाँ से गया, यहाँ से टकरा के लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश एक रेखा में जा रहा है फिर वहाँ से टकरा के लौट गया, यही प्रकाश का परावर्तन है। आप बात करते हैं किरण आरेख की। तो किरण आरेख प्रकाश किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को, यानी कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। आप पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने वाले जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है उन नियमों को प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है, जो कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, इस सब के बारे में जानेंगे। अब है कि आपतित किरण। आपतित किरण क्या है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। किसी सतह पर अगर किरण पड़ रही है तो क्या है, वो आपतित किरण है। और आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, ये बिंदु है। बिंदु है यहाँ पे एक दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे बिंदु है को ई आपतित किरण है जो जाती है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, सतह पर पड़ रही है। और वही परावर्तित किरण जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम से लौट जाती है। यानी कि इस माध्यम से आपतित किरण गया और इसी माध्यम से लौटने को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, पता चल गया। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण है। बिंदु, आपतन बिंदु, जिस सतह पर आपतन किरण पड़े वो बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया। और उस बिंदु से वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अंत करते हैं अभिलंब। तो अभिलंब किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब बात करते हैं आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को तो कोण बनता है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वही क्या होता है, आपतन कोण होता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन कोण का। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे आर से डिनोट करते हैं, किसे कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। यहाँ चित्र भी है और यहाँ पे ई क्या है, आपतन, यहाँ पे समतल दर्पण है, यहाँ पे बिंदु हुआ जी, इस किरण पे इस पे पड़ा तो ये बिंदु हो गया, आपतन बिंदु हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, बीच में अभिलंब हो गया, ई कोण आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब
तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी कि ये तीनों एक ही समतल में, यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ कौन बना, यहाँ कौन बना, ये तीनों क्या एक ही समतल में है, क्या है, एक ही समतल में है। अब है दूसरा नियम। तो आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण यानी कि एल आई से आपतन कोण को दर्शाते हैं, और एल आर से एंगल आर से परावर्तन कोण को दर्शाते हैं। तो क्या है, दोनों बराबर होता है, दोनों का कोण क्या होता है, बराबर होता है, दोनों का कोण बराबर होता है, दोनों का कोण बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी कि वास्तविक जो है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब बात करते हैं आभासी। इससे एक ऑब्जेक्टिव निकला कि वस्तु जो होता है वो वास्तविक में वास्तविक प्रतिबिंब की वस्तु की उपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की उपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता है, पहला विशेषता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण का पीछे बनता है। प्रतिबिंब वस्तु की उपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की उपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और पांचवा प्रतिबिंब आभासी होता है। और छठा प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। ठीक है, आगे रहता है। यहाँ चित्र है, इस चित्र को अब आगे बढ़ते हैं। गोले दर्पण। गोले दर्पण किसे कहते हैं, तो गोले दर्पण किसे कहते हैं, तो गोले दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। कांच गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रंजित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि गोले दर्पण की भीतरी सतह को रंजित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। क्या बनता है, उत्तल दर्पण बनता है। अब बात करते हैं आगे। अब इसका ये गोल है, गोला क्या कि अर्धगोला। अब है गोलीय। दर्पण से संबंधित कुछ पद हैं, दर्पण से संबंधित कुछ पत्र हैं जैसे कि ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि ये मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ कार्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कार्वेचर। गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। इसे क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आप बढ़ते हैं प्रधान या मुख्य अक्ष। गोल दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। आप बात करते हैं गोल दर्पण का फोकस। गोल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। इसे ऐप से सूचित किया जाता है, यानी कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि जिस किसी बिंदु या किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है।
इसे एफ से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं फोकस दूरी। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे ऐप से सूचित किया जाता है। इसे क्या करते हैं? ऐप से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है, यानी कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? वस्तु दूरी कहलाती है। वस्तु द्वारी दूरी कहलाती है। इसे यू से सूचित किया जाता है। कैसे करते हैं? यू से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? यू से सूचित करते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। इसे भी से सूचित किया जाता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण की। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। पहला नंबर है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जैसे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब काल्पनिक है और सीधा होगा। दूसरा क्या है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। ये तीन है। अब आगे नेक्स्ट। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो कैसा बनेगा? पहला बनेगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बात करते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो कितने का? पहला होगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा। ठीक है, अनंत के बीच रहेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो, तो ठीक है। अब है वक्ता केंद्र पर के बीच स्थित हो तो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तीसरा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अब है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसा होगा? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा या प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। अब है प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब बात करते हैं जब वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तो पहला होगा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। दूसरा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। तीसरा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है। अब है अवतल दर्पण का चिन्हाई पट्टी। ठीक है, अवतल दर्पण का चिन्हाई पट्टी। वस्तु की दूरी होगा तो -भी निगेटिव मार्किंग। फोकस दूरी होगा नेगेटिव। अब वस्तु की ऊंचाई होगा प्लस होगा यानी कि पॉजिटिव। वक्ता केंद्र और वक्ता त्रिज्या होगा तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वस्तु तथा वास्तविक तथा उल्टा होगा। इसका अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी जो होगा वो निगेटिव होगा। प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगा वो भी निगेटिव होगा। और दूसरा है प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा जब होगा तब प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का चिन्हाई परिपाटी। वस्तु दूरी u नेगेटिव होगा। फोकस दूरी भी नेगेटिव होगा। वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होगा। वक्ता त्रिज्या नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव होगा। प्रतिबिंब ऊंचाई पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध का एक सूत्र बताया जा सकता है जिसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। अब बात करते हैं दर्पण का सूत्र की। दर्पण के सूत्र जो होते हैं तो दर्पण का सूत्र यानी कि माना किसी अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हुई वस्तु की दूरी AP = U। प्रतिबिंब दूरी AP भी फोकस दूरी PF = F है। तो एंगल ABF तथा एंगल BDF में एंगल BAF = LFPD
प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। BAF यहाँ लिखिए, चित्र है, चित्र बड़ा करते हैं, चित्र बड़ा करते हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ है कि BAF क्या है? 90 डिग्री है। 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 अब बात करते हैं आगे, तो आगे बात करते हैं तो उसका FPD, 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 तो FPD भी 90 डिग्री है। FPD ये भी क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब बात करते हैं AFB, इसका टू DFP, AFB, 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 AFB क्या है? सब सममुखी कोण है। क्या है? सममुखी कोण है। सममुखी कोण है। अब है दो समरूप त्रिभुजों के समांतर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AB बटा FPD इक्वल टू AF बटा PF। ठीक है, HO माइनस HI इसका सूत्र है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये सूत्र है, समीकरण करने पर इसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं अवधरण की। अवधरण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अवधरण कहते हैं। अवधरण को m से सूचित किया जाता है। कैसे के सूचित किया जाता है? m से सूचित किया जाता है। m से सूचित। आप इस चैनल के माध्यम से अभी आपने फिजिक्स पढ़ा, जो कि पहला चैप्टर बिहार बोर्ड, आप NCERT या आप RRS या आप भारतीय मन बुक पढ़ रहे होंगे, तो ये पहला चैप्टर था और NCERT में 14 या 15वां चैप्टर है और ये प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट हो गया। ये चैनल का नाम डबल लाइफ अपडेट एजुकेशन चैनल है। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अभी से अभी सब्सक्राइब करें, और हर क्रैश कोर्स पाने के लिए आपको इसी चैनल के माध्यम से फ्री क्रैश कोर्स का आपको संचालन हो रहा है। अभी बिहार बोर्ड 2025 की परीक्षा के लिए एक सफल बैच है जो कि आपके बीच फ्री लॉन्च हुआ है। फ्री लॉन्च, एक तगड़ा लॉन्च हुआ है, एक तगड़ा लॉन्चिंग हुआ है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा फिजिक्स, इससे आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे, तो हमारा ये बैच बिहार बोर्ड स्पेशल बैच है जो कि स्पेशल क्लास 10 के लिए चलाया जा रहा है। वो भी आपको कब से? तो आपको ये 2/1/2025 से चलाया जा रहा था, पर ये 2/1/2025 बहुत लेट हो जाता, इसलिए इस बैच को यानी कि 9 दिसंबर से ही लागू कर दिया गया है। बैच को 2 महीने कराचूर पढ़ें इस ऐप के माध्यम से, साइंस में आपको नंबर 100% नंबर आएंगे। और इस चैनल को 1 के सब्सक्राइबर जल्दी पुराएं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर जरूर से जरूर अभी से अभी पुराना जल्दी से जल्दी शुरू कर दें, क्योंकि लाइव एक्सट्रीम में क्रैश कोर्स अलग ही तौर पर महत्व रखता है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है और इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड आपको जानकारी मिलेगी। क्रैश कोर्स अभी बिहार के लिए चालू हुआ है, वो भी क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, और इस क्रैश कोर्स को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यह क्रैश कोर्स फ्री होगा, फ्री ऑन कॉस्ट होगा, फ्री ऑन कॉस्ट। इसमें 1 पैसा नहीं लगेगा, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, यही आपका पैसा हुआ, फीस हुआ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको फोकस रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दूरी, आप फोकस दूरी कैसे नापेंगे, क्या है नहीं है, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सॉल्व करा देंगे, उसका भी कोई फिक्र नहीं है। कैसे 2F आया, कैसे 2 - B आया, U आया, ये सब तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी माध्यम से, चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अभी से भी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को आपको बेहतरीन रूप में ले जाना है कि ये चैनल आपके लिए एक विस्तारित रूप से एक उभरता हुआ चैनल के रूप में आएगा। ये हमारा फिजिक्स था ये हमारा, और फिजिक्स में ये पार्ट 1 नहीं था, ये चैप्टर 1 था। ये पार्ट 1 लिखा हुआ है क्योंकि साइंस में 3 प्रकार के, साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
तो इसका ये पार्ट 1 था और ये पार्ट 1 पहला चैप्टर भारतीय वन प्रकाश का प्रवर्तन का था। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो 14वां या 15वां चैप्टर होगा। एनसीईआरटी में प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों एक साथ ही देता है, ना ही अलग अलग नहीं देता है। पर भारतीय वन बुक में अलग अलग देता है। तो भारतीय वन की बुक से ये चैप्टर 1 था और एनसीईआरटी की बात करें तो 14वां या 13वां चैप्टर होगा या 15वां चैप्टर होगा, उसका आधा होगा, क्योंकि वो वहाँ पर आपको 2 चैप्टर मिला के दे रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चैप्टर का पूरा व्याख्या कर दिया हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन जहाँ तक होगा वहाँ तक आप इसे पढ़ लें, क्योंकि ये एक बेहतरीन बुक है। इस वीडियो को जो भी देख कर जाएगा उसे इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आ रहा होगा तो उसमें अगर 20 नंबर का प्रश्न आ रहा है इस चैप्टर से तो 19 नंबर में श्योर करके दूंगा उसे। 19 नंबर में श्योर करके इस चैप्टर के माध्यम से मैं उसे दिलाने का कोशिश करूंगा। ये हमारा खाली साइंस का बैच अभी चल रहा है, बहुत जल्द मैथ का भी स्टार्ट हो जाएगा, सोशल साइंस का भी स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी का भी स्टार्ट हो जाएगा, संस्कृत का भी स्टार्ट हो जाएगा। लाइव स्ट्रीम जब होगा तब ये सब बैच स्टार्ट होगा। लाइव स्ट्रीम जब तक नहीं चालू होगा तब तक ये साइंस का बैच चलेगा। खाली लाइव स्ट्रीम होने लायक सब्सक्राइब होने के बाद ही इस चैनल के माध्यम से लाइव स्ट्रीम पर आपको मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सबका क्रैश कोर्स में करा दूंगा। सब्सक्राइबर 1 के होना चाहिए तब ये सब बैच स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल साइंस का बैच चलेगा, जिसके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होने हेतु आपको संपर्क करना है डबल लाइफ अपटेक एजुकेशन चैनल से। नमस्कार।